विज्ञान ने हमें ढेर सारे साइंटिस्ट दिए हैं, पर फिर यूं कहें कि इन ढेर सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ही विज्ञान दिया है। इन सभी योगदानों के बाद भी आखिर हम उनमें से कितने वैज्ञानिकों को याद रख पाते हैं? इन्हीं साइंटिस्ट्स में एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने विस्तार से हमें अपनी सोच दी है, जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप का आविष्कार कर दुनिया को चौंकाया था। एक ऐसे गुरु जिन्होंने शिक्षा के कारण उनके मरने के 250 साल बाद भी उन पर बहस चलती रही। अंततः एक ऐसे व्यक्ति सर आइजक न्यूटन को, जिनका पुनर्जन्म कहा जाता था, गैलीलियो गैलीली। ये वो दो शब्द हैं जिनकी कहानी उनकी सफलता की तरह लंबी तो नहीं, लेकिन रोमांच से बढ़कर है कुछ यूं कि इस कहानी के अंत तक जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू सीखने को मिल जाने हैं जो अक्सर नजरअंदाज ही मिलते हैं। गैलीलियो गैलीली आज भले ही इतिहास के पुराने पन्नों में खो गए हों, लेकिन 15वीं सदी में सूर्य की खोज के लिए यह नाम काफी था। वो सन 1564 जब इटली के पिसा शहर में एक गरीब खगोल शास्त्री ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। गैलीलियो, जिनका जन्म भी अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था, फिर चाहे इस हकीकत कहें या कुदरत का करिश्मा, गैलीलियो का जन्म ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन रेनेसेंस के आखिरी दिग्गज माइकल एंजेलो की मौत हुई थी। गैलीलियो उस जमाने में बड़े होकर अपने जमाने वाले लोगों की सोच के आकार से बड़ा था। जहां इटली के अपने जमाने वाले लोग कुछ सदियों लोगों के जीने और मरने के फैसले भी खुद ही करने लगे थे, आगे चलकर गैलीलियो ने भी इसी नियम से संघर्ष करना था। एक ऐसा संघर्ष जो मौत के बाद भी उनके नाम से किसी कलंक की तरह रहा। यूरोप में हालात बदल बदल कर रहे थे। अंधविश्वास अपनी बाहें टाइट टंग कर रहा था। वहीं दूसरी ओर प्रयोग की बुनियाद भी आधी आबादी के भीतर कुछ वर्षों पहले से लोगों के विश्वास पर चोट पर से उठ रहा था। बगावत के किसी माहौल ने जन्म दिया साइंस और फिलॉसफी के नए दौर को, जो कुछ समय बाद कहलाया गया तेज ऑफ मॉडर्न साइंस। आइजक न्यूटन के पिता, जो चर्च साइंस और एरिस्टोटल पर विश्वास करता था, मॉडर्न साइंस की ज्यादातर फिलॉसफी और इन्वेंशन ने उसी चर्च में जन्म लिया था, जिसमें एक अहम किरदार निभाया था निकोलस कोपरनिकस ने। इनके गुरु गैलीलियो का जन्म से 20 साल पहले ही हो गई थी। कोपरनिकस पोलैंड के एक कैथोलिक पादरी थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक मॉडल को अपने लेखों के जरिए साबित करने की कोशिश की थी। कोपरनिकस की थ्योरी को दिए हुए इसी सपोर्ट ने गैलीलियो को अपने समय का सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर में से एक बना दिया। गैलीलियो का शुरुआती जीवन 10 साल की उम्र तक अपने परिवार से अलग रिश्तेदारों के साथ पिसा में ही बीता। यहां पिसा में रहने गैलीलियो की दिलचस्पी नहीं बढ़ती थी, लेकिन उनके परिवार वालों की यह बात गलत नहीं थी कि पिता विंसेंजो चाहते थे कि उनका होनहार बेटा मेडिकल कर अपने घर के लिए कुछ पैसे कमाए। इसलिए महज 11 साल की उम्र में ही गैलीलियो को वल्लम्बरोसा में स्थित एक जेसुइट मठ भेज दिया गया। करीबन 3 से 4 साल मठ में बिताने के बाद वहां की शिक्षा गैलीलियो को इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं पर मठवासी बनने का फैसला ले लिया। अब जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गैलीलियो ने अपने पिता को बताया कि वो एक मंक बनना चाहते हैं। ये बात सुनते ही पिता विंसेंजो के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए पिता विंसेंजो ने गैलीलियो को तुरंत ही मठ से लौट आने को कहा। उन्हें डर था कि साथ ही गैलीलियो का मस्तिष्क फॉरेस्ट बनने पड़ा, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की और अपनी कहानी के पहले पड़ाव को भी पूरा किया। देखते ही देखते गैलीलियो ने अपने बचपन को अलविदा कर चुके थे और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा में एक नौजवान विद्यार्थी थे। पिता की इच्छा अनुसार अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी। समय के साथ गैलीलियो का मन भी मेडिकल की पढ़ाई से उब चुका था। नतीजा यही रहा कि अब मैथमेटिक्स के लिए गैलीलियो पिता से बगावत करने को तैयार थे। अब समर वेकेशन सर पर थी और वागी बनने की तैयारियां भी हो चुकी थीं। फैसला आर पार का था, किसी भी हाल में पिता विंसेनो को मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए राजी करना था। एक बात तो गैलीलियो को साफ साफ पता थी कि उनके कहने से तो उनके पिता मानने से रहे। इसलिए समर वेकेशन में गैलीलियो ने ऑस्टिलियो रिच को अपने घर फ्लोरेंस आने का न्योता भेजा,
जो कि टस्कन कोर्ट के बड़े मैथमेटिक्स थे और कहीं हद तक गैलीलियो के हमदर्द भी, दोनों ने मिलकर पिता विंसेंटो को मनाने की कोशिश की। अंत में अपने बेटे की जिद के आगे विंसेंटो का दिल थोड़ा सा ही सही, लेकिन पिघला जरूर, और उन्होंने गैलीलियो को इजाजत दे ही दी। पर शायद यह भी गैलीलियो के लिए काफी नहीं था। एक बार फिर अपने पिता को निराश कर गैलीलियो खुद ही यूनिवर्सिटी से बेदखल हो गए और ग्रेजुएशन करने से पहले ही एक कॉलेज ड्रॉप आउट बन गए। कॉलेज अधूरा छोड़ने के बाद गैलीलियो को अपने गुजर के लिए पैसे कमाने थे, इसीलिए अब गैलीलियो ने मैथमेटिक्स की प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू कर दिया। पहले तो वो प्राइवेट ट्यूटर के रूप में फ्लोरेंस में सिखाया करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने सेना में पब्लिक अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया। साल 1556 में गैलीलियो वेलाम्बरोसा में पढ़ाया करते थे, जहां उन्होंने अपनी पहली साइंटिफिक बुक ला बालांसिटी लिखी। इस किताब में बैलेंस की मदद से रिलेटिव डेंसिटी को ढूंढने के आर्किमिडीज के मेथड की जानकारी दी गई है, जिसके लिए गैलीलियो ने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। इस किताब के बाद गैलीलियो अपने एम्बिशन को लेकर और भी ज्यादा सीरियस हो गए। उन्हें किसी मेजर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक बड़ी उपाधि हासिल करनी थी। उस वक्त तक शहर के काफी लोग गैलीलियो और उनकी प्रतिभा से वाकिफ हो चुके थे। बहुत ही जल्द गैलीलियो की किस्मत उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। लिटरेचर पर दिए गए उन्हें एक लेक्चर ने उन्हें एक दिन में फेमस बना दिया। अकादमी ऑफ फ्लोरेंस में एक लंबे समय से डांटे इन्फर्नो नाम की एक 100 साल पुरानी कंट्रोवर्सी चर्चा का विषय थी, और जब गैलीलियो को इस विषय पर लेक्चर देने का न्योता दिया गया तो उन्होंने अपनी सोच और अपने जवाब से सभी को इंप्रेस कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद से ही लोग उन्हें सम्मानजनक नजरों से देखने लगे। गैलीलियो की पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा से वह अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए थे, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा से उन्हें 3 साल के अपॉइंटमेंट का ऑफर दिया गया। आखिरकार गैलीलियो का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा के मैथमेटिकल फैकल्टी में अच्छी खासी पोजीशन हासिल हुई। इन 3 सालों में गैलीलियो ने डे मोटू नामक अपनी दूसरी किताब लिखी, जो कि थ्योरी ऑफ मोशन पर आधारित थी। भले ही गैलीलियो की कभी पब्लिश नहीं होने वाली किताब में मॉडर्न फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक कही जाने वाली द मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी भी शामिल थी। सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ रहे थे वो, पर अभी डगरगना बाकी था। कुछ सालों बाद पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां गैलीलियो के कंधे पर आ गई थीं, जिनमें अपनी अपनी छोटी बहनों की शादी के लिए दहेज जमा करना भी शामिल था। गैलीलियो के सर जिम्मेदारियां का बोझ बढ़ तो गया था, लेकिन पिसा में उनकी कमाई कुछ खास नहीं थी। इसीलिए अब गैलीलियो नए मौके की तलाश में जुट गए। बहुत ही जल्द उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। यहां उनकी सैलरी भी पिसा से 3 गुना ज्यादा थी। पडुआ में गैलीलियो काफी खुश थे। समय बीतता गया और अब पडुआ में बिताए हुए 18 साल गैलीलियो की जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक बन गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब गैलीलियो को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके सर कर्ज का बोझ और अपनी छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। उस जमाने में दहेज 1000 क्राउन्स तक दिया जाते थे और गैलीलियो की सालाना कमाई महज 180 क्राउन्स तक सीमित थी। यदि गैलीलियो फ्लोरेंस वापस चले जाते तो अपने कर्जदारों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ जाता। तो अब गैलीलियो की आंखों के सामने बस एक आखिरी रास्ता बचा था, किसी नई चीज का आविष्कार करना। गैलीलियो को यह बात मालूम थी कि यदि वह किसी एक समाधान के साथ कोई नया आविष्कार करेंगे तो वह उससे अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। बढ़ी हुई मुश्किलों के बाद गैलीलियो ने एक रडिमेंट्री थर्मामीटर का आविष्कार किया, पर अफसोस कि उसे कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद गैलीलियो ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने मिलिट्री कंपास का एक मॉडिफाइड वर्जन इन्वेंट किया, जिसके सहारे आर्मी सही निशाना भी साध सकती थी। यह आविष्कार एक इंस्टेंट हिट रहा और गैलीलियो को इससे काफी हद तक फायदा भी मिला। कहते हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन अपने आविष्कारों में व्यस्त गैलीलियो ने
अपने जीवन में कभी शादी नहीं की, पर पडुआ में समय बिताते वक्त उन्होंने मेरिना गांबा नामक एक महिला से रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर की थी। मेरिना वेनिस में रहने वाली एक आम महिला थी। वेनिस में अपने एक ट्रिप के दौरान गैलीलियो की मुलाकात मेरिना से हुई थी। गैलीलियो और मेरिना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। भले ही पैसों की तंगी के कारण उन्होंने शादी न की हो, लेकिन मेरिना ने गैलीलियो के साथ अपनी 3 संतानों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया वर्जीनिया, विंसेंजो और लिविया। गैलीलियो की मां अभी उसके इस छोटे से परिवार से अनजान थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन गैलीलियो की मां गुलिया उनसे मिलने आई। गैलीलियो की मां यह सब देखकर चौंक हो गई थी, क्योंकि गैलीलियो को उनके मिसाल रिकॉर्ड में एक फादर का दर्जा दिया गया था। उन्होंने पडुआ को जल्द ही छोड़ दिया और एक अच्छी जॉब की खातिर अपनी दोनों बेटियों को लेकर फ्लोरेंस चले आए। उस जमाने में जो लोग अपने बच्चों को देखभाल में सक्षम नहीं होते थे, वे अपने बच्चों को चर्च के हवाले सौंप देते थे। यह जानना भले ही निर्दय लगे, लेकिन खुद गैलीलियो ने भी ऐसा ही किया। मेरिना ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि गैलीलियो की संतानें समाज की नजरों में नाजायज थीं। इसलिए गैलीलियो को लगने लगा कि कोई भी उनकी बेटियों से शादी नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियों को उम्र भर के लिए सैन मेटो आर्टरी भेज दिया और एक मजबूर पिता के रूप में हार गए। हर वक्त मानो गैलीलियो के लिए सफलता का नया पल था। गैलीलियो अपने आविष्कारों को लेकर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अब उनके कारण स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी आने के लिए आकर्षित हो रहे थे। यह समय गैलीलियो के लिए अहम था। उन्होंने मजे के साथ अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू भी कर दिया था। कुछ समय बाद गैलीलियो फिर अपनी छुट्टियां बिताने दोबारा वेनिस लौटे। यहां आते ही उनके कानों में एक चौंकाने वाली खबर पड़ी। गैलीलियो को यह खबर पता चली कि लिपर्से नामक एक डच ऑप्टिशियन ने एक बड़ा ही अद्भुत आविष्कार किया है, जिसे सभी लोग इसे स्पाई ग्लास बुला रहे थे। यह इंस्ट्रूमेंट किसी भी दिशांत ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की क्षमता रखता था। जी हां, यह आविष्कार था टेलीस्कोप का। इस नए नवेले आविष्कार की बनावट को एक सीक्रेट ही रखा गया। हॉलैंड जैसे देश के लिए यह इंस्ट्रूमेंट एक बड़े मिलिट्री वेपन की तरह था, जिसके इस्तेमाल से उनकी आर्मी अपनी दूर दराज के दुश्मनों पर नजर रख सकती थी। एक बात साफ थी कि अब एक आविष्कार गैलीलियो के सामने था और उन्हें यह बात मालूम हो चुकी थी कि यह स्पाई ग्लास वेनिस के लिए काफी कीमती होने वाला था। गैलीलियो को किसी हाल में ऐसा ही एक आविष्कार करना था। आगे जो कुछ हुआ वो इतिहास के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक बन गया। महज 24 घंटों के अंदर एक बेहतर तरीके के स्पाई ग्लास को तैयार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि गैलीलियो ने एक मैग्नीफाई स्पाई ग्लास के बारे में महज सुना ही था, कभी उसे देखा नहीं था। गैलीलियो का यह बड़ा आविष्कार मुमकिन हो पाया उनके मैथमेटिक्स और उनकी रिफ्लेक्शन थ्योरी से। काफी सारे मॉडिफिकेशन के बाद गैलीलियो ने एक 10 पावर टेलीस्कोप को सभी के सामने रखा। गैलीलियो का यह काम सीनेट को बेहद पसंद आया और उन्होंने गैलीलियो की रकम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब गैलीलियो गैलीली विनस के मशहूर साइंटिस्ट बन चुके थे। गैलीलियो ने अपने 10 पावर टेलीस्कोप की सारी राइट्स सीनेट को बेच दी और यहीं से शुरू हुई अंतरिक्ष के अनसुने पहलुओं की नई खोज। टेलीस्कोप के आविष्कार से पहले लोग यही समझते थे कि चांद एक समतल और पॉलिश्ड सैटेलाइट है, लेकिन अब गैलीलियो की वजह से लोगों का यह भ्रम बहुत ही जल्द टूटने वाला था। एक रोज गैलीलियो ने इस बात का चौंका देने वाला खुलासा किया कि किस तरह टेलीस्कोप से देखने पर यह मालूम पड़ता है कि चांद की सतह स्मूथ और पॉलिश्ड नहीं, बल्कि बेहद ही खुरदरी और कैविटीज से भरी है। उस वक्त 16वीं सदी में लोगों के लिए इस बात पर भरोसा कर पाना इतना मुश्किल था कि कई लोगों ने गैलीलियो की बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। पर भले ही माने या न माने, टेलीस्कोप से देखने के बाद इस सच पर यकीन करने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को और भी ज्यादा आधुनिक बना दिया और फिर एक दिन गैलीलियो ने अपने 30 पावर टेलीस्कोप को जुपिटर प्लैनेट की तरफ केंद्रित किया।
गैलीलियो को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जुपिटर प्लैनेट के 3 बड़े मून को खोज निकाला था। गैलीलियो ने इन्हें नाम दिया था मेडिसन स्टार्स, इस उम्मीद कि अब खोज के बाद फ्लोरेंस में एक अच्छी पद हासिल होगी। कुछ महीनों बाद अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ऑब्जर्व करके गैलीलियो के जहन में एक बात आई। अगर प्लैनेट अर्थ के आसपास ऐसी सैटेलाइट का रोटेशन नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है। गैलीलियो खुद ये बात नहीं जानते थे कि उनकी यही ऑब्जर्वेशन और थ्योरी उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली है। गैलीलियो अब ये जान चुके थे कि चर्च में प्लैनेट अर्थ के बारे में जो विचारधारा है वह सही नहीं है। उन्हें यह पता चल चुका था कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, जिससे कोपरनिकस की सबसे बड़ी थ्योरी सच साबित हो रही है। 100 वर्ष पहले ही निकोलस कोपरनिकस यह थ्योरी बना चुके थे कि सन ही सोलर सिस्टम का हेड है और अर्थ बाकी सभी प्लैनेट की तरह महज सन के चक्कर काटता है। लेकिन चर्च की कड़ी मान्यता के चलते न तो कोपरनिकस को और अब इतने सालों बाद न गैलीलियो की इस थ्योरी पर भरोसा रखा गया। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ने गैलीलियो के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपनी सारी डिस्कवरीज को अपनी अगली किताब यानी दी एस्टेरी मैसेंजर में छाप दी। इस किताब की 550 कॉपियां पब्लिश की गई और यह एक इंस्टेंट हिट रही। ज्यादा से ज्यादा लोग गैलीलियो की इस किताब को पढ़ रहे थे, जिसके बाद तो मानो गैलीलियो अपने टेलीस्कोप की मदद से हर रोज एक नई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज कर रहे थे। इस किताब की सफलता के बाद गैलीलियो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। उन्हें लोग जगह जगह सम्मानित कर रहे थे। ये वक्त था ऊंची उड़ान भरने का। गैलीलियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ से अपना रिजाइनेशन देकर यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में चीफ मैथमेटिक्स उपाधि संभाल ली थी। इतना ही नहीं, गैलीलियो अब 2 ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कन के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर भी बन चुके थे। उनके सम्मान में रोम में एक आयोजन रखा गया जहां गैलीलियो के काम और योगदान की खूब तारीफ हुई। इसी सम्मेलन में गैलीलियो को एकेडेमिया दी लिंसी का मेंबर बनाया गया। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दिन से गैलीलियो अपने साइन भी गैलीलियो गैलीली लिंसी नाम से किया करते थे। लेकिन शोहरत मिलते ही गैलीलियो की फितरत भी बदल चुकी थी। लोगों का मानना था कि अब उनमें गुरूर आ चुका था, जिसने उनके लिए दुश्मनों की फहरिस्त भी तैयार कर ली थी। गैलीलियो ने भले ही अब ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की थी, लेकिन वे हमेशा सही साबित नहीं हो पाते। मसलन जब 3 धूमकेतु अर्थ के पास से गुजरे तो गैलीलियो ने दावा किया कि यह धूमकेतु नहीं बल्कि ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन है। गैलीलियो का यह दावा एक गर्म मुद्दा बन गया। चर्च और उनके जेसुइट्स को गैलीलियो से खतरा महसूस होने लगा और अब देखते ही देखते उनकी थ्योरीज का विरोध शुरू हो चुका था। टेलीस्कोप के गैलीलियो गैलीली अब चर्च की नजरों में किसी शूल की तरह चुभ रहे थे। वजह थी गैलीलियो कोपरनिकस थ्योरी के सपोर्ट करना। चर्च ने यह तय कर लिया था कि गैलीलियो चर्च से बगावत कर रहे थे। भले ही चर्च के अपने ही कुछ मैथमेटिक्स गैलीलियो की थ्योरी को सपोर्ट कर ये मानने लगे थे कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी विचार उनके खिलाफ थे। यहां बात यहां तक बढ़ गई कि फ्लोरेंस के एक यंग डोमिनेशन प्रीस्ट ने गैलीलियो को चर्च और धर्म का दुश्मन घोषित कर दिया। पर इन बातों का गैलीलियो के विचारों पर कोई असर नहीं हुआ। वह कोपरनिकस थ्योरी के बारे में लिखते रहे और अपने विचार सभी के सामने रखते गए। अपनी दलील पेश करते हुए गैलीलियो ने यह भी कहा था कि वह बाइबल या चर्च के खिलाफ कभी नहीं थे और न ही कभी होंगे। वह खुद एक सच्चे क्रिश्चियन हैं, लेकिन जिस तरह बाइबल की वर्सेस को इंटरप्रेट किया जा रहा है वह गलत है। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या चर्च यह बर्दाश्त कर पाता। गुस्से में गैलीलियो ने ग्रैंड डच क्रिश्चियन को एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेटर लिखा, जिसके बाद गैलीलियो के खिलाफ चर्च का शिकंजा और भी ज्यादा कस गया। दबाव बनाने पर गैलीलियो को मजबूरन अपनी हार माननी पड़ी। वे इस बात पर मंजूर हो चुके हो गए कि वह आज के बाद बाइबल या चर्च के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे।
उनके लिए अगर सभी रास्ते बंद हो चुके तो गैलीलियो अपना रास्ता खुद बनाने में विश्वास रखते थे। चर्च के खिलाफ होकर गैलीलियो मानो एक बागी बन चुके थे और अब गैलीलियो ने जवाब देने का एक नया और मजेदार तरीका भी ढूंढ लिया था। गैलीलियो ने अपने पुराने लिखने की तरीके को छोड़ एक नया तरीका अपनाया। इस बार उन्होंने अपने ओशियन टाइड्स की थ्योरी को बड़े ही नॉवेलिस्ट अंदाज में लिखा। इस किताब में उन्होंने किरदार ऐसे बनाए जो उनकी थ्योरी को बड़े ही चालाकी से चर्च के खिलाफ जाकर पेश करे। जहां लोगों को यह किरदार और गैलीलियो का यह नया अंदाज पसंद आया, तो वहीं चर्च के पोप को लगा कि गैलीलियो का एक किरदार उन पर आधारित है और यह उनकी इंसल्ट है जिसे चर्च बर्दाश्त नहीं करेगा। आक्रोश में आकर पोप ने 68 साल के गैलीलियो को रोम बुलाकर सभी के सामने अपनी गलती मानने को कहा, वरना उन्हें यह अंजाम भुगतना होगा। गैलीलियो ने ठीक ऐसा ही किया और चर्च ने गैलीलियो को अपनी सजा सुनाई। गैलीलियो पर चर्च से खिलाफत करने का इल्जाम लगा, लेकिन क्योंकि गैलीलियो एक पब्लिक फिगर थे, उन्हें बाकी प्रिजनर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें किसी कैदखाने की जगह अपने ही घर में रहने की इजाजत दी गई थी, लेकिन चर्च की बंदिशों के साथ। समय के साथ गैलीलियो गैलीली की उम्र भी ढल रही थी। बीमारियां गैलीलियो को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं। सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट अब कमजोर पड़ चुका था। जिन आंखों ने विज्ञान की नई खोज की थी, अब बूढ़ी हो गई थीं। बेटी वर्जीनिया, जो अब तक उन कांपते हुए हाथों की सहारा बनी हुई थी, वक्त ने उसे भी गैलीलियो से छीन लिया। वर्जीनिया उर्फ सिस्टर मारिया कैलेस्टी का देहांत हो गया। बेटी की मौत के बाद तो मानो पिता गैलीलियो ने जीना छोड़ दिया था। कमबख्त बुढ़ापे ने पहले सेहत छीनी और अब 72 वर्ष के होते होते गैलीलियो पूरी तरह से नेत्रहीन हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। कुछ इस तरह एक उम्र बिताने के बाद सन 1642 में द लीजेंड ऑफ गैलीलियो गैलीली की मौत हुई। लेकिन चर्च की नाइंसाफी का आलम कुछ ये रहा कि मरने के बाद अपनी कब्र को अपने पिता के पास रखने की गैलीलियो की आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो पाई, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदारों को चर्च और उनकी बदसलूकी का खौफ था। पर गैलीलियो की मौत के बाद ठीक उसी साल द रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ, और वो न्यूटन ही थे जिन्होंने गैलीलियो की कल्पनाओं को और उनकी थ्योरीज को किसी लेगेसी की तरह आगे बढ़ाया, मानो कि वह उन्हीं का एक अंश हो। तभी तो लोग कहते हैं, यह भी माना जाता है कि आइजक न्यूटन गैलीलियो का ही दूसरा रूप थे, एक पुनर्जन्म की तरह। ताज्जुब की बात है कि गैलीलियो गैलीली की जिन थ्योरीज पर बगावत मानकर चर्च ने बैन लगाया था, गैलीलियो मरने के लगभग 250 साल बाद उन पर लगाए गए सभी बैन हटा दिए गए और उन्हें की बताई हुई थ्योरी सही साबित हुई। कई इतिहासकारों और साइंटिस्ट को भी इस बात पर अफसोस होता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की सबसे नायाब डिस्कवरीज पर लगा दी, वही इंसान मॉडर्न साइंस की खातिर चर्च के बनावटी सिद्धांतों और डिक्टेटरशिप सोच का शिकार हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जैसी किताबों अपने नाम करने वाले द लीजेंड ऑफ गैलीलियो गैलीली की कहानी हमें रुलहक करती है। विज्ञान और धर्म के बीच कभी न खत्म होने वाली जंग से, पर जनाब यही तो वह जंग है जो दुनिया को विश्वास और अंधविश्वास के तराजू में तोलती है।